आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। आगे बताइएगा, शेषाचलम पहाड़ी कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2000। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन? पोटली श्री रामुल्लू का निधन कितना दिन के आमरण अनशन? 56। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य के विधानसभा में कितना सीट? 175। 175। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोगों को देखना है, कर्नाटक। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है, कर्नाटक के विषय में देखना है। कर्नाटक के बाद जो है आपको केरला और तमिलनाडु, और आज इन तीन, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों को जो है आज के सेशन में हम लोग देख लेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, स्पेशली कर्नाटक पे पहले गौर कीजिएगा। पहले हम लोग कर्नाटक राज्य को देख लेते हैं, कर्नाटक के बाद केरला और तमिलनाडु को देखेंगे। कर्नाटक, जो कर्नाटक राज्य है, इसका गठन आपको 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। गठन से पहले कर्नाटक राज्य को मैसूर कहा जाता था, और गठन वर्ष ही इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। अर्थात कर्नाटक का जो पूर्व नाम है, कर्नाटक का पूर्व नाम मैसूर है, मैसूर है, और मैसूर का नाम बदलकर जो कर्नाटक हुआ है वह आपको 1956 में हुआ है। मैसूर का नाम बदलकर जो है क्या, सॉरी हे भगवान, सॉरी 1973 होगा, सॉरी 1973 होगा, सॉरी 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर जो है आपको कर्नाटक किया गया। मानचित्र पर देखेंगे तो कर्नाटक कई राज्यों के साथ सीमा बना रही है। कर्नाटक के उत्तर में जाएंगे महाराष्ट्र है, पूरब में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में तमिलनाडु और केरला है, और फिर इधर आपको गोवा है। तो कुल मिलाकर के 6 राज्यों के साथ सीमा बना रही है, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। राजनीतिक तौर पर कर्नाटक राज्य को अगर हम देखते हैं तो राजनीतिक तौर पर जो कर्नाटक राज्य है, इसको लोकसभा में टोटल जो है आपको 28 सीट दिया गया है, राज्यसभा में 12 सीट दिया गया है, विधानसभा में 224 सीट दिया गया है, और विधान परिषद में 75 सीट, विधान परिषद में 75 सीट जो है आपको कर्नाटक को दिया गया है। तो राजनीतिक तौर पर यह कर्नाटक की स्थिति है। पहले कर्नाटक में टोटल जो है आपको 30 जिला हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में कर्नाटक में 31 यानी 31 जिला है, 31 यानी 31 जिला है। नोट में अगर आप देखेंगे तो नोट में 30 लिखा हुआ है, उस 30 को काट करके जो है आप 31 कर लीजिए, 30 को काट करके 31 कर लीजिए। कर्नाटक में वर्तमान समय में जो है आपको 31 जिला है, यानी 31 जिला है। अब इसके बाद कर्नाटक को हम लोग ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं, और ऐतिहासिक तौर पर देखने के बाद जो है यानी इतिहास के दृष्टिकोण से कर्नाटक को देखेंगे, और इसके बाद भौगोलिक तौर पर जो है हम लोग कर्नाटक को देखेंगे। जब आप ऐतिहासिक तौर पर कर्नाटक को देखेंगे तो कर्नाटक कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। जो कुछ चीजों को लेकर कर्नाटक काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, कर्नाटक के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, सरवनबेलगोला हो गया, सरवनबेलगोला के बाद जो है आपको बेलगाम हो गया, बेलगाम के बाद जो है आपको हम्पी हो गया, हम्पी हो गया। ये सभी ऐसे शहर है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चर्चा में रहा है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चर्चा में रहा है। तो ये सभी शहर जो आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चर्चा में रहा है, ये आपको कर्नाटक का मानचित्र है। इसमें आप देखेंगे जो कुछ शहरों का नाम हमने आपके साथ लिया है, जैसे कि सरवनबेलगोला का नाम हमने आपके साथ लिया है। सरवनबेलगोला के बाद जो है आपको
श्रवण बेलगोला के बाद बेलगांव का नाम हम आपके साथ लिए हैं। बेलगांव के बाद जो है आपको हम्पी का नाम हम आपके साथ लिए हैं। हम्पी का नाम हम आपके साथ लिए हैं। तो हम्पी एक शहर है और जो हम्पी शहर है वह आपको बेल्लारी जिला में है। समझिए, ये आपको बेल्लारी जिला है और बेल्लारी जिला में ही जो है आपको हम्पी है। बेल्लारी जिला में ही हम्पी है। फिर आपको एक जिला है बेलागावी और बेलागावी जिला में एक शहर है, उसका नाम है आपको बेलगाम। समझिएगा, बेलगांव या बेलगाम भी, कहीं कहीं बेलगांव भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको एक शहर है, उसका नाम है आपको श्रवण बेलगोला। हासन एक जिला है और हासन जिला में ही आपको पड़ता है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, ये सभी ऐसे शहर है जो कि आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक शासक के विषय में हमें पढ़ना होता है। उस शासक का नाम है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आपको मौर्य वंश के शासन की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आपको मौर्य वंश के शासन की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये अपने जीवन के अंतिम समय में गद्दी का त्याग अपने पुत्र बिंदुसार के नाम कर दिया। ये गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के नाम कर दिए और संन्यास धर्म को इन्होंने ग्रहण किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास धर्म को ग्रहण किया तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने भद्रबाहु से ली थी। जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने भद्रबाहु से ली थी और जैसे बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बट गया था, उसी प्रकार से जैन की अगर हम बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। श्वेतांबर दिगंबर में बहुत सारे अंतर है। इतिहास को पढ़ेंगे जैन धर्म में, जैन इतिहास में जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग समझेंगे। लेकिन यहां पर एक बात सीधा याद रखिए, वैसे जैन संत जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया और वैसे जैन संत जो नग्न रहा करते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। उन्हें दिगंबर कहा गया। तो जैन संत नग्न भी रहते हैं क्योंकि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के विषय में यह कहा जाता है कि उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महावीर स्वामी ने वस्त्र का त्याग कर दिया। महावीर स्वामी ने वस्त्र का त्याग कर दिया क्योंकि महावीर स्वामी ऐसा मानते थे कि जो वस्त्र है वह बंधन का प्रतीक है, रिश्ता का प्रतीक है। जो वस्त्र है वह बंधन और रिश्ता का प्रतीक है। इसी वजह से महावीर स्वामी ने वस्त्र का त्याग कर दिया और यही कारण है कि जैन धर्म के एक संप्रदाय नग्न रहते हैं जो कि दिगंबर संप्रदाय है और दिगंबर संप्रदाय को ही एक्सेप्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर संप्रदाय को स्वीकार करने के बाद वे उत्तर भारत से, मगध से जो है आपको मौर्य साम्राज्य से दक्षिण भारत आ गए, कर्नाटक आ गए और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय में जो है कर्नाटक में ही गुजारा था। अंतिम समय कर्नाटक में ही गुजारा था और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गुजारा था। जब वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना अंतिम समय गुजार रहे थे तो उसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के भीतर कुछ जैन मठ स्थापित किए। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर्नाटक के भीतर जो जैन मठ स्थापित किया गया था उस जैन मठ को बसदी कहा गया। उस जैन मठ को बसदी कहा गया और चंद्रगुप्त मौर्य जैन परंपरा के तहत ही भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग किए। भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग किए। जैन परंपरा यह कहता है कि शरीर को कष्ट देकर एकांतावास में जाकर जो है आपको प्राण का त्याग करना चाहिए। उसी पद्धति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्राण का त्याग किया और जैन धर्म के अंतर्गत जो भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग किया जाता है उसे संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण का त्याग किया। संलेखना या संथारा विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का त्याग किया और ये अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही गुजारे थे। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। समझिए, गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि भगवान बाहुबली को समर्पित है और जो भगवान बाहुबली है वे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ के पुत्र थे। ऋषभ देव या आदिनाथ के पुत्र थे भगवान बाहुबली और भगवान बाहुबली को ही गोमतेश्वर की मूर्ति जो है आपको समर्पित है। और गोमतेश्वर की मूर्ति को लेकर ही प्रत्येक 12 वर्ष की अवधि पर जो है एक जलाभिषेक का आयोजन होता है जिसे हम लोग महामस्तकाभिषेक भी कहते हैं। तो यहां पर दो बात, एक बात यह है कि
कर्नाटक के भीतर महामस्तकाभिषेक का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। इस महामस्तकाभिषेक का संबंध भगवान बाहुबली से है, भगवान बाहुबली से है। एक बात ये, और दूसरी बात यह है कि भगवान बाहुबली कौन थे, तो भगवान बाहुबली जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ के पुत्र थे, ऋषभ देव या आदिनाथ के पुत्र थे। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह बात याद रखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में। फिर जब आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जाएंगे तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में मिलते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। उस विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध से हुआ, और उस विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वह हम्पी से मिलता है, जो कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है, कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है। तो हम्पी से हमें विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमें बेल्लारी जिला में स्थित हम्पी से मिलते हैं। वहीं अगर हम यहां पर विशेष विजयनगर साम्राज्य की चर्चा नहीं करेंगे, विजयनगर साम्राज्य पूरा का पूरा हमें इतिहास में पढ़ना है। आगे बेलगांव है, जो बेलगांव है यह कांग्रेस अधिवेशन को लेकर प्रसिद्ध रहा है। कांग्रेस का 1924 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, कांग्रेस का 1924 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। और जो गांधी जी है एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, वह कांग्रेस अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और इस वार्षिक अधिवेशन का महत्व यह है कि इस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई। और इस वार्षिक अधिवेशन में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई, इसके बाद कभी भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक नहीं हुआ, कभी भी कांग्रेस मुस्लिम लीग एक नहीं हुआ, बल्कि यह एक अस्थायी फूट थी, यह एक अस्थायी फूट थी। इस फूट के बाद कभी भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक नहीं हो सका, एक नहीं हो सका। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कर्नाटक के विषय में यह हुआ। इसके अलावा अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो कर्नाटक में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, कई सारे वन्यजीव अभयारण्य है, कई सारी पहाड़ियां हैं, कई सारे झील है, समझे, कई सारे झील है कर्नाटक के भीतर। तो उन सभी चीजों को अब हम लोग देखेंगे। ये जो आप राष्ट्रीय उद्यान हो गया, झील हो गया, इन सभी चीजों को जो हम लोग देखते हैं, यही भूगोल है, यही भौगोलिक दृष्टिकोण हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात आप और जानिए, पूरे भारतवर्ष के भीतर सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक ही करता है। और ध्यान दीजिएगा, पाषाण काल इतिहास के अंतर्गत हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए हैं, पाषाण युग, स्टोन एज। स्टोन एज से लेकर आज तक, पाषाण युग से लेकर आज तक कर्नाटक ही भारतवर्ष के भीतर सोना का उत्पादन सबसे ज्यादा करता रहा है। पाषाण युग में सोना का प्रमाण कर्नाटक से ही मिला है, और आज भी सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन कर्नाटक ही करता है। कर्नाटक के भीतर जो है एक हट्टी की खान है, कर्नाटक के भीतर जो है एक कोलार की खान है। तो कर्नाटक में एक जिला है, उसका नाम है आपको रायचूर, समझ गए, रायचूर, रायचूर यहां पर है, समझ गए, रायचूर यहां पर है। तो ये जो रायचूर है, रायचूर में हट्टी की खान है, हट्टी की खान है। और जो रायचूर में हट्टी की खान है, यह हट्टी खान सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह हट्टी खान सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर कर्नाटक के भीतर एक जिला है कोलार, कर्नाटक के भीतर एक जिला है कोलार, कोलार जिला आपको यहां पर मिलेगा, यह कर्नाटक का कोलार जिला है। अगर हम कोलार जिला को देखें तो जो कर्नाटक का कोलार जिला है, कोलार जिला में ही कोलार की खान है, कोलार जिला में ही कोलार की खान है। और यह जो कोलार की खान है, यह भी आपको सोना के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। और भी कई सारे सोना के खान कर्नाटक में मौजूद है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण सोना उत्खनन का खान है, एक कोलार और दूसरा हट्टी। कोलार खान कर्नाटक के कोलार जिला में, और हट्टी खान जो है कर्नाटक के रायचूर जिला में, कर्नाटक के रायचूर जिला में स्थित है। इसके अलावा एक बात और जानिए, तब भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। आप देखिएगा कि कर्नाटक के भीतर एक जिला है चिकमंगलुरु, 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 चिकमंगलुरु यहां है। कर्नाटक के भीतर जो चिकमंगलुरु जिला है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला में ही शंकराचार्य के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा एक पीठ स्थापित किया गया था। और शंकराचार्य के द्वारा जो पीठ स्थापित किया गया था, उस पीठ को श्रृंगेरी पीठ कहा जाता है, श्रृंगेरी पीठ। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला के श्रृंगेरी में
पीठ का निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा 725 ईस्वी में किए गए थे, 725 ईस्वी में किए गए थे। तो इसको भी जो है आपको याद रखनी है। इसके बाद ये तो हमने आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताया है। अब देखिएगा, अब हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो कर्नाटक के भीतर कई सारी पहाड़ियां हैं। कर्नाटक के भीतर जो कई सारी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में एक आपको बाबा बुदन की पहाड़ी है, एक आपको बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी के बाद एक आपको कुद्रेमुख पर्वत है, कुद्रेमुख पर्वत है, कुद्रेमुख पर्वत है। और फिर एक आपको जो है मेलागिरी पर्वत है। इस एरिया में आपको मेलागिरी पर्वत है, मेलागिरी पर्वत है, मेलागिरी पर्वत है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख पर्वत, मेलागिरी पर्वत, ये सभी के सभी आपको कर्नाटक में है, ये सभी के सभी कर्नाटक में है। इसके अलावे कर्नाटक के भीतर एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी है, कर्नाटक के भीतर एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी है। और जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कावेरी, कावेरी नदी। अगर हम भारत के मानचित्र पे आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक में बहने के बाद कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है और तमिलनाडु में बहती हुई यह नदी अपना जल जो है आपको जाकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। तो यह जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी मुख्य तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। और जब कावेरी नदी मुख्य तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है तो स्वाभाविक सी बात है कि कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद भी जो है आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ही रहा होगा। यह प्रश्न लगभग हर परीक्षा, रेलवे, एसएससी, इसके बाद बीपीएससी, यूपीएससी, हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछ दिया है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो जो कावेरी नदी जल विवाद है वह मुख्य तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। मुख्य तौर पर यहां पर देखिएगा एक शब्द का प्रयोग हम आपके साथ कर रहे हैं, वह शब्द है मुख्य। मुख्य तौर पर कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इसके अलावे अगर हम कर्नाटक राज्य में देखें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद रंगनाथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, डंडेली राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी के सभी जो है आपको कर्नाटक में है। ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्यजीव अभयारण्य है सभी के सभी आपको कहां है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। इसके बाद कर्नाटक एक तटीय राज्य है, कर्नाटक एक तटीय राज्य है। और कर्नाटक जो तटीय राज्य है इसमें कई सारे बंदरगाह हैं, कई सारे बंदरगाह है कर्नाटक के भीतर भी। लेकिन कर्नाटक के भीतर एक बड़ा बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है मंगलुरु, उस बंदरगाह का नाम है मंगलुरु। तो अगर हम मंगलुरु बंदरगाह को देखें तो यह कर्नाटक में है और मंगलुरु एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। मंगलुरु कर्नाटक में स्थित एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है और यह बड़ा बंदरगाह है, यह बड़ा बंदरगाह है। कर्नाटक की राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे। कर्नाटक की जो राजधानी है वह आपको बंगलुरु है, बंगलुरु है। और बंगलुरु कर्नाटक के दक्षिणी पूर्वी भाग में, यहां पर बंगलुरु है, समझिए यहां पर बंगलुरु है। और बंगलुरु को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, भारत के अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन तमाम उपनामों से बेंगलुरु को जाना जाता है। और बेंगलुरु के भीतर कई सारे संस्थानों का मुख्यालय है, जैसे कि रमन अनुसंधान संस्थान हो गया, पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान हो गया, और भी कई सारे संगठन के मुख्यालय जो है आपको बंगलुरु में है, और भी कई सारे संगठन के मुख्यालय जो है आपको बंगलुरु में है। बंगलुरु के भीतर जो भी संस्थान का मुख्यालय है उसको आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। तो ये आपको कर्नाटक के विषय में हुआ, कर्नाटक के विषय में हुआ, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। एक बार आप कर्नाटक को पढ़िएगा जल्दी, और जो चीज नहीं होता है नोट में उसको नोट डाउन कर लेते हैं ना, हाँ कर लेना है, जल्दी पढ़िए।
एक लाइन लिखिए तो आप पढ़ लिए, एक लाइन लिखिएगा तो। डंडेली, 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 बनेर घट्टा, बनेर घट्टा, रंगना थिट्टू, रंगना थिट्टू, रंगना थिट्टू, डंडेली, बनेर घट्टा, रंगना थिट्टू, बांदीपुर, 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 भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, नागरहौल, 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 डंडेली, बनेरघट्टा, रन्नाथिट्टू, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, नागरहौल, नागरहौल इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य, इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य, इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, 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 कर्नाटक में स्थित है। चलिए आइए तो 1 मिनट में याद कर लेते हैं। कर्नाटक का पूर्व नाम क्या है? मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया? 1973 में किया गया है। कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ? कर्नाटक में लोकसभा सीट, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद। कावेरी नदी कौन राज्य से निकलती है? कौन राज्य से? कर्नाटक के कौन पहाड़ी से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़। कावेरी नदी कौन राज्य से निकलती है? कर्नाटक के बाद कौन राज्य में बहती है? कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद मुख्य तौर पर किन राज्यों के बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है वह कब हुआ? कब हुआ है? कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है वह अधिवेशन कब हुआ? 1924। कहां हुआ है? कहां हुआ है? बेलगांव में हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां देखने को मिलते हैं? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कहां गुजारा था? सरवनबेल गोला में। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर्नाटक में जो जैन मठ स्थापित किया गया था उसे क्या कहा गया? भारत में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन कौन राज्य करता? सोना का उत्पादन कोलार खान हट्टी खान कौन राज्य में? कोलार खान हट्टी खान कौन राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख पर्वत, मेलागिरी पर्वत कौन राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। समझ गए? नीचे से एक लाइन और लिखिएगा। मेलागिरी पर्वत, मेलागिरी पर्वत, मेलागिरी पर्वत कर्नाटक राज्य में स्थित है। मेलागिरी पर्वत कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए इसके बाद अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे चित्रदुर्ग हो गया, हासन हो गया, धारवाड़ हो गया, ये सभी आपको औद्योगिक क्षेत्र है और ये सभी औद्योगिक क्षेत्र आपको कर्नाटक में है। नीचे से लिखिएगा। चित्रदुर्ग यहां पर है, चित्रदुर्ग, यह है चित्रदुर्ग, 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 चित्रदुर्ग कोमा धारवाड़, धारवाड़ यहां पे है। चित्रदुर्ग कोमा धारवाड़, 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 हासन, 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 हासन इत्यादि इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में है। इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में है।
चलिए आगे आइएगा। डंडेली राष्ट्रीय उद्यान कहां? डंडेली, बनेरघट्टा, रंगनाथिट्टू, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, नागरहोल। बात क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं केरला को। केरल को देखते हैं। केरल एक तटीय राज्य है और जब केरल को आप मानचित्र पर देखेंगे तो ये आपको भारत के पश्चिमी तट पर हम आपको बताए हुए हैं। अगर हम भारत को ये देखें तो भारत का ये वाला हिस्सा पूर्वी तट है और ये वाला हिस्सा पश्चिमी तट है। भारत के पश्चिमी तट पर सबसे दक्षिण में स्थित राज्य जो है आपको केरल है। सबसे दक्षिण में स्थित राज्य केरल है। आज जिसे आप केरल कहते हैं, इसे पहले केरल नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे पहले ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 14 राज्य बनाए गए, उस 14 राज्य में एक केरल राज्य भी बनाया गया था और केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को ही हुआ है। और इसी तिथि को ट्रावनकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल किया गया। तो ट्रावनकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल 1 नवंबर 1956 को हुआ और साथ ही साथ इसी तिथि को केरला राज्य का गठन भी हुआ था। अगर हम राजनीतिक तौर पर केरला राज्य को देखें तो राजनीतिक तौर पर केरल राज्य के भीतर लोकसभा में 20 सीट है, राज्यसभा में 9 सीट है, विधानसभा में 140 सीट है और यहां पर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट है 14। डिस्ट्रिक्ट कितना है? 14 है। तो यह तो राजनीतिक तौर पर आपको केरला हुआ। इसके बाद अगर हम ऐतिहासिक तौर पर केरल राज्य को देखें तो ऐतिहासिक तौर पर केरल राज्य प्राचीन काल से ही चर्चा में रहा है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें आपको एक संगम वंश के विषय में पढ़ना होगा। संगम वंश। और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो हम लोग संगम वंश के विषय में पढ़ते हैं, संगम वंश के अंतर्गत चेर, चोल और पांड, ये 3 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। और संगमकालीन इन 3 राजवंशों में सबसे प्राचीन चेर वंश था और जो चेर शासक थे, चेर शासकों का शासन केरला में ही हुआ करता था। जो चेर शासक थे, चेर शासकों का शासन केरला में हुआ करता था। कई सारे चेर शासक हुए। सभी चेर शासकों में सबसे महान चेर शासक आपको सेन गुटवन हुए। जिन्हें धर्मपरायण गुटवन या लाल चेर भी कहा जाता है। और सेन गुटवन के द्वारा पत्नी पूजा प्रारंभ किया गया था। पत्नी पूजा सामान्य तौर पर भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे पति पूजा का प्रचलन है। जैसे कि बहुत सारा महिला सबका त्योहार है, जैसे कि आपको तीज हो गया, तीज के बाद करवा चौथ हो गया और कौन सा है? और भी कोई है? और नहीं है, बस 2 ही है। यानी पत्नी अपने पति के लिए मात्र 2 ही त्योहार करती। एक आज करवा चौथ है। आप लोग को तो बड़ी जानकारी है, तो सब लोग तो किए होंगे। क्या हो? अरे जिनका शादी हो गया उसके विषय में बोल रहे हैं। ठीक है, आज है करवा चौथ। चलिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए। तो सामान्य तौर पर भारतीय संस्कृति में पति पूजा देखने को मिलता। पति पूजा, पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए कई सारी पूजा रखती हैं। लेकिन सेन गुटवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया और कहा पति को पत्नी की पूजा करना चाहिए। यह पूजा अस्तित्व में नहीं रह पाया। समझिए, कौन पति अपनी पत्नी का पूजा करता है? समझिए। लेकिन हाँ, सुखी शांति जीवन का, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, आपके घर में शांति रहे, सुबह को उठ करके पत्नी का पैर दबाइए। एकदम
हम क्या करेंगे, मेरा छोड़िए ना, हम क्या करेंगे उससे आपको क्या मतलब है। चलिए, इसके बाद तो प्राचीन काल में जो है आपको चेर वंश के शासन को लेकर केरला चर्चा में रहा था। वही अगर हम मध्यकाल में आए तो मध्यकाल में आपको वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था। वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पर निकला था और वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट पहुंचा था। और केरल के कालीकट को आज हम लोग कोझिकोड कहते हैं। जो कोझिकोड है, कोझिकोड को ही आज के डेट में जिसे कोझिकोड कहा जाता है उसे पहले कालीकट कहा जाता था। तो केरल के इस एरिया में आपको कोझिकोड है। आगे यहां पर आप देखिएगा केरला, हाँ कोझिकोड यहां पर है, आप देख सकते हैं कोझिकोड, समझिए कोझिकोड यहां पर है। तो जो कोझिकोड है इसी को पहले कालीकट कहा जाता था और इसी कालीकट 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पहुंचे थे। और वास्को डिगामा जब कालीकट पहुंचे तो केरल के शासक जेमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। और जेमोरिन ने जब उनका भव्य स्वागत किया तो उस समय भारत के भीतर अरबी मूल के व्यापारी व्यापार कर रहे थे। अरबी मूल के व्यापारियों ने जेमोरिन का विरोध किया। अरबी मूल के व्यापारियों ने जेमोरिन का विरोध किया। आपको यह भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हुआ, यह भी आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हुआ। इसके अलावे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम और देखें तो आपको यह मिलेगा कि केरला की राजधानी जो है आपको तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल के एकदम सबसे दक्षिणी भाग में मिलेगा, यह आपको तिरुवनंतपुरम है। यह जो है आपको केरला की राजधानी है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरला का सबसे बड़े शहरों में से एक है। और यहीं पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1963 ईस्वी में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई थी, जो कि आपको तिरुवनंतपुरम में है। इसके अलावे और भी कई सारे ऐतिहासिक पहलू केरल से जुड़े हुए हैं। आगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केरल समुद्र तटीय राज्य है, जिस वजह से केरल के भीतर कई सारे बंदरगाह नगर है। केरल के भीतर जो कई सारे बंदरगाह नगर है, उन बंदरगाह नगरों में एक बंदरगाह है, वह है आपको कोच्चि या कोचिन बंदरगाह। जो कोच्चि या कोचिन बंदरगाह है आपको एर्नाकुलम के समीप, एर्नाकुलम एक जिला है और एर्नाकुलम के समीप ही यहां पर कोच्चि या कोचिन बंदरगाह है। और यह केरल के सभी बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह में इसकी गिनती आती है। इसके अलावे केरल के भीतर कई सारी नदियां बहती है। उन नदियों में एक नदी है, उसका नाम है पेरियार नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। जब आप केरल को देखेंगे तो केरल के भीतर कई सारी पहाड़ी आपको मिलेगी। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, समझ गए। तो अन्नामलाई की पहाड़ी हो गया। अन्नामलाई की पहाड़ी के बाद जो है आपको इलायची की पहाड़ी, ये सब केरला में है। अन्नामलाई की पहाड़ी से पेरियार नदी निकलती है और पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। ये वाला एरिया अरब सागर है। और पेरियार नदी की अगर हम बात करें तो जो पेरियार है यह आपको केरल की सबसे लंबी नदी है आपको पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल के भीतर कई सारे झील है, जैसे कि आपको अष्टमुडी झील हो गया, अगस्ता मलाई झील हो गया, पेरियार झील हो गया, ये तमाम प्रकार के झील है। फिर केरल के भीतर कई सारे वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य हो गया, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य हो गया, प्राम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य हो गया। ये सभी के सभी केरल में है। और केरल के भीतर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है वे हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, समझ गए। तो केरल के विषय में ये तमाम प्रकार की बातें आपको याद रखनी है। अब 1 मिनट में पढ़ जाइए, उसको पढ़िए जल्दी।
कर लिए? बताइएगा, केरल का पूर्व नाम क्या है? ट्रावनकोर कोचीन। केरल का पूर्व नाम क्या है? ट्रावनकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल कब किया गया? 1 नवंबर 1900। और जो है केरला का गठन कब हुआ? प्राचीन काल में कौन से संगम वंशी शासकों का शासन केरल में था? किसका? चेरों का शासन। केरल में लोकसभा सीट, राज्यसभा, विधानसभा, केरल में डिस्ट्रिक्ट कितना है? 14 है। समझ गए? चलिए, इसके बाद जो है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से, यहां पर वायनाड है, केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से ही वर्तमान समय में भी जो है आपको एमपी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वायनाड से है। समझ गए? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुंचे? किस राज्य में? कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है? किस राज्य में है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? अच्छा, किस शहर में है? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई? कब हुई है? अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची पहाड़ी कौन राज्य में? केरल की सबसे लंबी नदी, पेरियार नदी है। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, बेम्बानर झील, अगस्ता मलाई झील, अष्टमुडी झील किस राज्य में? किस राज्य में? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन राज्य में? कौन राज्य में है? केरल। चलिए, इसके बाद अब आइएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम तमिलनाडु राज्य को देखें तो जो तमिलनाडु राज्य है, यह भारत के सबसे दक्षिण में स्थित राज्य है, और यह भी एक समुद्र तटीय राज्य है। यह भी जो है आपको एक समुद्र तटीय राज्य है। और तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के साथ साथ मन्नार की खाड़ी के साथ भी सीमा बनाती है, क्योंकि जब आप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में देखते हैं, ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी को ही हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो जो मन्नार की खाड़ी है वह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों के साथ जो है आपको सीमा बनाती है। इसके अलावे आपको तमिलनाडु राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के साथ जो है आपको सीमा बनाती है। राजनीतिक तौर पर अगर हम तमिलनाडु राज्य को देखें तो यहां पर लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीट है 234, और यहां पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बिहार में जितना डिस्ट्रिक्ट है उतना ही यहां पर भी है। बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। बिहार के अनुकूल ही तमिलनाडु में भी 38 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 38 डिस्ट्रिक्ट है। अब नोट में आप देख लीजिएगा, नोट में 10 लिखा हुआ है क्या? 32 लिखा हुआ, उसको 38 कर लीजिएगा, ठीक है, 38 कर लीजिएगा। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट की कुल संख्या कितनी है आपको? 38। इसके बाद अब हम लोग तमिलनाडु राज्य को ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जब हम तमिलनाडु राज्य को ऐतिहासिक तौर पर देखें तो कुछ शहर ऐतिहासिक तौर पर तमिलनाडु राज्य के काफी चर्चा में रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पर जो शहर काफी चर्चा में रहा है, एक कांचीपुरम है, दूसरा डिंडीगुल है, और तीसरा मदुरै है, और चौथा तंजावुर है। तंजावुर। ये तमाम ऐसे शहर हैं जो ऐतिहासिक तौर पर चर्चा में रहा है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी तुरंत हमने आपको यह बात बताया है कि संगम वंश के अंतर्गत चेर, चोल और पांड्य। तो चेर का शासन तो केरला में था, वहीं अगर हम चोल और पांड्य को देखें तो चोल वंश के शासक और पांड्य वंश के शासकों का शासन तमिलनाडु में था। स्पेशली पांड्यों का शासन सिर्फ तमिलनाडु में था, लेकिन चोलों को देखें तो चोलों का शासन जो है तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी था।
जिसमें पांड्य शासकों की राजधानी हुआ करती थी मदुरई। पांड्य शासकों की राजधानी हुआ करती थी मदुरई। मदुरई, तो पांड्य शासकों की राजधानी नगर आपको मदुरई थी। और मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर है। मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर है। और जो संगम वंश है, संगम वंश के विषय में जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। और उस संगम साहित्य की रचना प्राचीन काल में हुए 3 कवियों के सम्मेलन से होती है, जिसमें तीनों संगमों को संरक्षण पांड्य वंश के शासकों ने ही दिया था। पांड्य वंश के शासकों ने ही दिया था। और उसमें 3 संगम में से 2 संगम मदुरै में हुआ था, प्रथम और तृतीय। प्रथम संगम भी मदुरै में, तृतीय संगम भी मदुरै में, लेकिन द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम में द्वितीय संगम हुआ था। लेकिन अगर हम मदुरै की बात करें तो यहां पर 2 संगम हुआ था, प्रथम और तृतीय। प्रथम और तृतीय। इसके बाद जो चोल थे, चोल शासकों की राजधानी तंजौर या तंजाउर हुआ करती थी। ये जो तंजौर है, इसी को तंजाउर भी कहा जाता है, इसी को उरेयूर भी कहा जाता है। तो तंजौर को तंजाउर या उरेयूर भी कहा जाता है। यह चोल शासकों की राजधानी हुआ करती थी। संगमकालीन चोल शासकों की राजधानी हुआ करती थी। और यह कपास के लिए, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। इसके बाद जब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को ही पढ़ते हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक उत्तर भारत का इतिहास, दूसरा दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं। जब हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, तो दक्षिण भारतीय इतिहास में हमें पल्लव वंश के विषय में पढ़ना होता है। दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत हमें पल्लव वंश के विषय में पढ़ना होता है। और जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। और पल्लव शासकों ने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया था। तो ये जो कांचीपुरम शहर है, कांचीपुरम शहर जो है आपको पल्लवों का राजधानी नगर हुआ करता था। पल्लव शासकों का राजधानी नगर हुआ करता था। और सिंह विष्णु से लेकर अपराजित वर्मन तक कई सारे पल्लव शासक हुए। उन सभी पल्लव शासकों में सबसे महान पल्लव शासक हुए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। सबसे महान पल्लव शासक हुए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांचीपुरम में कई सारे मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में कैलाश मंदिर हो गया, शोर मंदिर हो गया, ये तमाम प्रकार के मंदिर का निर्माण कांचीपुरम में नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही करवाए गए थे। इसके बाद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख शहर है डिंडीगुल। डिंडीगुल क्या है? राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसका उत्तर होता है डिंडीगुल तमिलनाडु का एक शहर है, एक नगर है। राजस्थान पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो डिंडीगुल है यह आपको तमिलनाडु का एक शहर है। और यहां पर 1755 ईस्वी में मैसूर के शासक हैदर अली के द्वारा, आधुनिक भारतीय इतिहास में मैसूर के विषय में पढ़ाएंगे, वहां पर हैदर अली, टीपू सुल्तान के विषय में पढ़ाएंगे। तो मैसूर के शासक जो हैदर अली था, हैदर अली के द्वारा तमिलनाडु के डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक शास्त्रागार यानी जहां पर अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है, गोली बंदूक का निर्माण होता है, उसी को शास्त्रागार कहा जाता है। तो तमिलनाडु के डिंडीगुल में हैदर अली के द्वारा 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों की मदद से शास्त्रागार का निर्माण किया गया था। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो है आपको तमिलनाडु के विषय में ये तमाम प्रकार की बातें हुई। इसके बाद अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से तमिलनाडु को देखें, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से तमिलनाडु राज्य का काफी ज्यादा महत्व है। कैसे काफी ज्यादा महत्व है? तमिलनाडु राज्य भी एक समुद्र तटीय राज्य है। जब आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो समुद्र तटीय राज्य आपको नजर आएगा। कई सारे बंदरगाह है, उसमें 3 बड़े बंदरगाह है। जो 3 बड़े बंदरगाह है, पहला बंदरगाह है आपको एन्नौर, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है टूटीकोरिन। अगर हम तमिलनाडु के 3 बड़े बंदरगाह को देखें तो उसमें एक बंदरगाह है चेन्नई, एक है एन्नौर, एक है टूटीकोरिन। तो जो चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई एक शहर है जो कि बंदरगाह नगर है, समुद्र तट पर बसा हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह ही है।
और चेन्नई बंदरगाह के जब आप उत्तरी भाग में आएंगे तब आपको यहां पर एन्नौर मिलेगा, एन्नौर बंदरगाह मिलेगा। तो तमिलनाडु के सबसे उत्तरी भाग में एन्नौर बंदरगाह है, फिर चेन्नई बंदरगाह है, और फिर आपको इस एरिया में यहां पर जो है आपको तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। तो कुल मिलाकर के एक बात हम आपको यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं भारत के मानचित्र के माध्यम से कि हमने आपको यह बात बताया कि तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों के साथ सीमा बनाती है। तो तमिलनाडु के जो दो बंदरगाह है, एन्नौर और चेन्नई, ये दोनों बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो यहां पर है, मतलब वह मन्नार की खाड़ी में, वह मन्नार की खाड़ी में है। समझ गए? इस बात को आप निश्चित तौर पे नोट पे लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। तो तमिलनाडु का एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु का एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में, एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, तथा 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 तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तथा तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तथा तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपको तमिलनाडु राज्य है इसको पहले कहा जाता था मद्रास। इसको पहले क्या कहा जाता था? मद्रास। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया है, और मद्रास का नाम 1969 ईस्वी में बदलकर तमिलनाडु किया गया है, तमिलनाडु किया गया है, तमिलनाडु किया गया है। तमिलनाडु का जो राजधानी नगर है वह आपको चेन्नई है, तमिलनाडु का राजधानी नगर आपको चेन्नई है। और चेन्नई एक तो बंदरगाह नगर है, इसके अलावा चेन्नई के भीतर कई सारे शोध संस्थान स्थित है। और तमिलनाडु के ही सबसे दक्षिणी भाग में जब आप देखेंगे तमिलनाडु के स्पेशल मानचित्र पर, तो आपको यहां पर नजर आएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नजर आएगा। कन्याकुमारी में ही कैप कैमोरीन है, कन्याकुमारी में ही कैप कैमोरीन है। और जो कैप कैमोरीन है यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी नोक है, यानी सबसे दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपको यही है। इसके बाद आपको कोयंबटूर है। अगर हम कोयंबटूर को देखें तो कोयंबटूर सूती वस्त्र उत्पादन को लेकर प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उत्पादन को लेकर प्रसिद्ध है, जिस वजह से कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर। और ध्यान दीजिएगा, मैनचेस्टर इंग्लैंड के भीतर एक शहर है, और वह शहर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का कोई भी शहर जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन के लिए अहमदाबाद प्रसिद्ध है, जिस वजह से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत में कानपुर प्रसिद्ध है, उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत में कोयंबटूर प्रसिद्ध है, जिस वजह से इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा। इसके अलावे अगर हम तमिलनाडु राज्य को देखें, कई सारी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में कई सारी पहाड़ियां हैं, कई सारी नदियां यहां से होकर बहती है। तो तमिलनाडु राज्य में जो कई सारी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। इसके अलावे नीलगिरी पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, ये तमाम प्रकार की पहाड़ियां जो है आपको तमिलनाडु राज्य में ही है, तमिलनाडु राज्य में ही ये तमाम प्रकार की पहाड़ियां हैं। इसके अलावे अगर हम तमिलनाडु राज्य को देखें तो जब आप तमिलनाडु राज्य को देखेंगे तो तमिलनाडु राज्य के भीतर एक जिला है रमनधापुरम, रमनधापुरम। तमिलनाडु राज्य के भीतर जो एक जिला है रमनधापुरम, रमनधापुरम में ही
यहां पर आपको रामेश्वरम है, रामेश्वरम है। और इस रामेश्वरम में ही भारत के पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म यही तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, रामेश्वरम में हुआ था। और भारत को सबसे ज्यादा राष्ट्रपति देने वाला राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य ने भारत को 3 राष्ट्रपति दिया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन के बाद जो है आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति तमिलनाडु राज्य ने दिया है, 3 राष्ट्रपति दिया है। वही सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिया है। तो तमिलनाडु के विषय में ये तमाम प्रकार की बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब एक बार तमिलनाडु राज्य को पढ़ लीजिए, तो पढ़िए। पढ़ लिए, नीचे से एक पॉइंट लिखिए। तो जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, इत्यादि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नजर आया जी? नजर आ रहा है उसमें, देख रहे हैं, आ जाता है। हाँ ठीक, चलिए आइए तो एक बार याद करते हैं, ठीक है। तमिलनाडु राज्य का पूर्व नाम, पूर्व नाम मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया? मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया? अच्छा, तमिलनाडु में लोकसभा सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट 38। अच्छा, तमिलनाडु के भीतर 3 बड़े बंदरगाह नगर है, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। तो कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह है? तमिलनाडु। कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने बड़े कितने बड़े बंदरगाह? 3 बड़े बंदरगाह है। और ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 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 ऐसे राज्य है जहां 2 या 2 से अधिक बड़े बंदरगाह है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यही 2 राज्य है जहां पर 2 या 2 से अधिक बड़े बंदरगाह है। महाराष्ट्र में भी 2 बड़े बंदरगाह, मुंबई और नहाबा शोबा, और तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। समझ गए? नीचे से एक लाइन और लिखिएगा,
महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां दो से अधिक बंदरगाह स्थित है, जहां दो या दो से अधिक बंदरगाह स्थित है, जहां दो या दो से अधिक बंदरगाह स्थित है, जहां दो या दो से बड़े बंदरगाह स्थित है, जहां दो या दो से बड़े बंदरगाह स्थित है, जहां दो या दो से बड़े बंदरगाह स्थित है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे राज्य है जहां दो या दो से बड़े बंदरगाह स्थित है, दो या दो से ज्यादा बड़े बंदरगाह स्थित है, दो या दो से ज्यादा बड़े बंदरगाह स्थित है। अच्छा, एक बात बताइएगा, तमिलनाडु का कौन ऐसा बंदरगाह है जो मन्नार की खाड़ी में? हाँ, तमिलनाडु का कौन ऐसा बंदरगाह है जो मन्नार की खाड़ी में? तूतीकोरिन, समझिए, तूतीकोरिन। चलिए, इसके बाद आगे आइएगा, आगे बताइएगा, पांड्य शासकों की राजधानी कहां थी? पांड्य शासकों की राजधानी, चोल शासकों की राजधानी तंजौर, चोल शासकों की राजधानी, चोल शासकों की राजधानी, पल्लव शासकों की राजधानी, पल्लवों की राजधानी कांचीपुर, पल्लवों की राजधानी डिंडीगुल में 1755 में शास्त्रागार की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, समझ गए। और इसके बाद आगे बताइएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कहां है? कन्याकुमारी। इसके बाद एक सलेम लौह इस्पात केंद्र है, जो सलेम लौह इस्पात केंद्र है यह आपको तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु। जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी की पहाड़ी कौन राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, समझ गए। याद रखिएगा, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे अगले क्लास में, ठीक है, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन बैंक पलटिए। घर पे जाके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना? पढ़िए महाराज, कहां पढ़ते हैं? क्लास में जब आए थे तो पिछले क्लास का चीज पूछ रहे थे तो बहुत कम लोग बोल रहे थे, सब मुंह बंद करके लड्डू लेकर के मुंह में बैठे हुए थे, समझ गए। जिस रोज मूड खराब हुआ पूरा क्लास को पीट देंगे, समझे? जिसको पीटते हैं उसका हाथ, गोर, मुंह, नाक, कान तोड़िए देते हैं, जहां मारते वो टूट जाता है, समझे? लाठी रखे हुए हैं, देखिए लाठी है, और ये देखिए कैसा है, फट जाता है हाथ, जिसको मारते हैं हाथ फाड़ देते हैं, ऐसा मारते हैं को जीवन भर हमको याद रखेगा, समझे? इसलिए पढ़िए, ये तो छुट्टी सबका मौसम है, नहीं पीट रहे हैं, समझे? पढ़िए, आइए अब, बहुते साइंस 50-60 तक तो साइंस का क्वेश्चन भरा हुआ। आइए अब, साइंस हमको आता नहीं है, लेकिन हम इंजीनियरिंग किए हैं, साइंस लेकिन नहीं आता। बताइए, इंजीनियर बनते तो बकलोल इंजीनियर बनते नहीं हो। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सिर्फ आंसर आता और कुछ नहीं आता। आगे, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? यह नैदानिक सूची क्या है? सबसे पहले इस बात को समझिएगा। देखिए, यह स्वास्थ्य संबंधी सूची है, और इस सूची में इस बात का विवरण किया गया है कि एक स्वस्थ मानव को कितने प्रोटीन, कितने वसा, कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने जल, कितना लवण, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ इस सूची में किसकी कमी होने पर कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तमाम प्रकार की बातों की चर्चा की गई है। यानी कुल मिलाकर के यह एक प्रकार
से मानव को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जारी की गई सूची है और मानव स्वस्थ रह सके इसको लेकर वैश्विक स्तर पर जो संस्था जिम्मेदार है उस संस्था का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और भारत में भारत के लोग स्वस्थ रह सके इसको लेकर जो संस्था जिम्मेदार है वह है आईसीएमआर। आईसीएमआर तो नैदानिक संस्था स्वास्थ्य संबंधी संस्था है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको लेकर जो सूची जारी किया गया होगा वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया होगा, अर्थात इसका उत्तर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ध्यान दिया जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली नैदानिक सूची 2018 में जारी किया, 2018 में जारी किया। और इसके बाद आईसीएमआर मतलब होता है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, RACARCH रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है। और आईसीएमआर के द्वारा 2019 ईस्वी में भारत के लिए पहला नैदानिक सूची प्रकाशित की गई, यहां पर आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आईसीएमआर का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कोविड के टाइम में यह संस्था काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए मैं भी हो सकता है पूछ दे। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस संस्था का मुख्यालय आपको जेनेवा में है। इस संस्था का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। जिसको जो छापना है अपना छाप लीजिए, नहीं छापना है मत छापिए। पढ़ लिए, चलिए। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहां से होता है? परिपक्व अंड से होता है, परिपक्व अंड से होता है। सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कब का है जानते हैं? 2018, ठीक है। और 2019 और अभी हम लोग जी रहे हैं 2022। 2018 में जब यह क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य 2018 के समय, 2018 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, 2018 के समय जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य हुआ करता था जिसका अपना संविधान था, जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर जो शासन चलाए जाते थे वह जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के तहत चलाए जाते थे, ना कि भारत के संविधान के तहत चलाए जाते थे, यह जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना के अधिकार अधिनियम भारतवर्ष के भीतर लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। और इस सूचना के अधिकार अधिनियम को फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। 21 में कुछ बुक लिखता है 19 के 1 के को, गलत है, सरासर गलत है। वो एम लक्ष्मीकांत पलट करके देखिएगा, एम लक्ष्मीकांत स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया है। 5वें संस्करण या 6ठे संस्करण, जो भी संस्करण का एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया है। अनुच्छेद 21 के तहत निम्न प्रावधान फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं, उसमें सूचना के अधिकार को भी शामिल किया है, और उसका लिस्ट कभी हम आपको दिखाएंगे। देखिएगा कौन कौन चीज मूल अधिकार में आता है। महिला का सम्मान होना चाहिए, महिला का आदर होना चाहिए, वो भी अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आप लोग महिला का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? सबका सम्मान कीजिए, समझ गए। चलिए, तो अब देखिएगा
सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को भारतवर्ष में लागू हुआ और इसे भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया गया, भारत के संविधान में है ये। जबकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य 2018 के समय हुआ करता था जिसका अपना संविधान था, यहां पर शासन प्रशासन उस देश के संविधान के तहत चलाए जाते थे, जिस कारण जम्मू कश्मीर राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता था। लेकिन ध्यान रहे 2019 में जब 17वीं लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, मोदी जी की सरकार बनी, तो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 2019 में अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करने को लेकर एक विधेयक लाया गया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया जाएगा, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाएगा, यहां के संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, यहां के अपना झंडा को समाप्त कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर राज्य में भी अब भारत के संविधान के तहत ही शासन प्रशासन चलाए जाएंगे। ये तमाम प्रकार के प्रावधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को भारत की संसद ने स्वीकृति दे दी। जब भारत की संसद ने स्वीकृति दे दी तो यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो संविधान था वो निरस्त हो गया। अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी शासन प्रशासन भारत के संविधान के तहत ही चलाए जा रहे हैं, तो अब जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 लागू होता है। मतलब आज के परिदृश्य में हम देखें, मतलब 2022 के परिदृश्य में हम देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर भी सूचना का अधिकार अधिनियम आज के संदर्भ में लागू है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है, वर्तमान में है। बात क्लियर है? चलिए, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक हैं। देखिए, जीवों के द्विनाम पद्धति की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था, जिस कारण उन्हें द्विवर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। और उसमें कैरोलस लिनियस ने वंश और जाति समझ गए। तो द्विनाम पद्धति के 2 घटक है, वंश, नाम और जाति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका नाम क्या है? आदित्य L1। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? पेशी को हड्डी से टेंडन और हड्डी को हड्डी से लिंगामेंट। टेंडन होगा आंसर। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में नहीं होती है, मोनेरा। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? गरीबी और भुखमरी का निवारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? इंग्लैंड किया था, इंग्लैंड। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक? 1/10। देखिए, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति क्या होगा, इस विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 देता है। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 यह कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10% होगा, 10% होगा। तो लोकसभा में टोटल सीट है 543, राज्यसभा में टोटल सीट है 243। तो 543 का 1/10 निकालिएगा तो 54.3 यानी 55, और 245 का 1/10 निकालिएगा तो 24.5 यानी 25। तो 1/10 तो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर, लेकिन संख्या के आधार पर हम देखें तो लोकसभा का कोरम 55 और राज्यसभा का कोरम 25। अब कहिएगा कोरम क्या होता है? देखिए, जैसे ये क्लास है, ठीक है, क्लास में आप सभी लोग बैठे हुए, हम पढ़ा रहे हैं, छुट्टी का मौसम है,
मान लिया जाए हम क्लास लेने के लिए आए, देखे 5 गो बेंच भरा हुआ है, 5 गो बेंच भरा हुआ है, हम पढ़ाएंगे? थोड़े पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। हम देखेंगे कम से कम आधा विद्यार्थी है तभी ना पढ़ाएंगे, कम से कम आधा होना चाहिए तभी ना पढ़ाएंगे। ऐसे तो नहीं 5 गो को बैठा करके पढ़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। किसी भी सदन का वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है, उस संख्या को ही उस सदन का कोरम कहा जाता है। किसी भी सदन का वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से वह सदन काम करना शुरू कर देता है, उसे ही उस सदन का कोरम कहा जाता है। यानी लोकसभा में 543 में से 55 गो सदस्य मौजूद होता है तभी लोकसभा काम करना शुरू करता है। राज्यसभा में 245 में से 25 गो सदस्य मौजूद होता है तभी राज्यसभा काम करना शुरू करता है। अगर इससे कम संख्या में सदस्य मौजूद होते हैं तो फिर यह सदन काम नहीं करता है, बल्कि काम स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से प्रकाशित होती है? ये पत्रिका है, समाचार पत्र है, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, दैनिक भास्कर, ये सभी समाचार पत्र है। उसी प्रकार से साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से, ये समाचार पत्र है, ये पेरिस से प्रकाशित होता है, पेरिस। वही लंदन से द टाइम्स प्रकाशित होता है, न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, डेली न्यूज हो गया, ये सब न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। H1N1 इसके द्वारा होता है, विषाणु है ये। यहां एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कौन ऐसा शहर है जहां पर प्रत्येक वर्ष साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है? साहित्यिक समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी के माह में जयपुर में किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। और इस साहित्यिक समारोह की शुरुआत 2006 ईस्वी से हुई है, 2006 ईस्वी से हुई है, 2006। बात क्लियर है? इसे आगे अब अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, क्या सब था होमवर्क? हाँ दीजिए इतिहास दीजिए हीरो। हाँ बायो भी, अब पहले बायो पूछते हैं, दीजिए। कल बायो नहीं पूछे थे, बायो दीजिए। बायो लाए हैं? कोई बायो लाए हैं? अरे जैसे आप है वैसे सब थोड़े है जी। आप लोग सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम करने वाले लोग हैं। सिर्फ उससे कुछ नहीं होता, वो नारा लगाने से देश प्रेम नहीं जग जाता है। ठीक है, जिसको उठा के पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा, नहीं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हम आपका कर देंगे। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? लिपिड, सेल्यूलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक आम्ल है। आप लोग का है बोलते हैं, ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक है, इतना बार हुआ है, मार फटा से हम ठीक है कर देंगे। क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं? बैठ जाइए। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? कौन हो? वाटसन और क्रिक। खड़ा हो। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, किस कारण? परासरण, अंतः शोषण न, अंतः शोषण। आप तो परासरण बोल रहे थे। बीच में उतरना पड़ेगा। अरे 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। चश्मा वाली खड़ा। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? ऑप्शन है, क्या है वो? प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज। खड़ा होइए। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? ऑस्मोसिस। हिंदी अर्धसूत्री। बैठ जाइए।
खड़े हैं? अच्छा, है उधर खड़ा, खड़ा होइए। बोले हैं मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम, बैठ जाएं। जब आप, अरे खड़ा होइए ना, इंतजार करती है। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ, जाइलेम और फ्लोएम। हाँ, बैठने के लिए बोले हैं। लाठी लगेगा, लाठी। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है क्या कहते हैं? बैठ जाइए। रोए हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने किया था। किसने किया था? मेयर ने किया था। खड़ा हो जाए। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ना है, भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। चले, रेड टोपी खड़ा हो जाए। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। हाँ? फ्लोएम है ना। जाइलम जल, जो से जाइलम जो से जल, और फ्लोएम भोजन। फ्लोएम एफ से फूड, भोजन। ठीक है, कितना बढ़िया। जाइलम जो से जल, फ्लोएम एफ से फूड, भोजन। बताइए कितना आसान है भाई, हम इसको इसे याद रखे हुए हैं। कर रही है। उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए। उधर अरे उधर खड़ा होइए ना जी। आप अपने बगल वाली को खड़ा कीजिए। हाँ, खड़ा होइए। बताइए, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ, चलिए हाँ तो जवाब दीजिए। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थि में। टकलू खड़ा हुई, व्हाइट शर्ट। हाँ। टेंडन तथा लिंगामेंट किस प्रकार के उत्तक है? संयोजी उत्तक। कैसे उत्तक? संयोजी। चलिए आगे दीजिए। तो इतिहास का बुक है जी, दीजिए तो। डुप्लीकेट बुक। चश्मा वाले इधर खड़ा हो। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ। खड़ा रहिए। खड़ा होइए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ना है, क्या होगा? बिंबिसार। खड़ा हुई। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस में आयोजित हुआ था? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? हाँ, पाटलिपुत्र। बैठ जाइए। उधर खड़ा होइए। अपने अभिलेखों में अशोक को सामान्यतः किस नाम से पुकारा गया है? देवनाम प्रियदर्शी। चलिए पढ़ा लिखा कीजिए महाराज। माइके ने काम कर रहा है, नहीं जाते पीछे और पीछे जाते। पीछे उतरे हैं तो पीछे जावे नहीं करते। चलिए सुनिए, अब बैठ जाइए। अब आप लोग बैठ जाइए, सुनिए। हो हाँ, क्या सब चल रहा है? होमवर्क तो पिछले क्लास में कुछ नहीं ना दिए थे। होमवर्क में क्या चला रहे थे आप? क्या? इतिहास में प्राचीन हो गया। हाँ, हमको पूरा पता है, अधिकतर लोग नहीं किए होंगे।
अधिकतर लोग नहीं किए होंगे। सबको अपनी मम्मी का कसम है। कौन कौन किए हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए ना, बढ़िया है। और हाँ, एक अनाउंसमेंट करने वाले थे कि इस वीक से ही यानी आपका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, टेस्ट लेंगे। एक साप्ताहिक टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट। एक साप्ताहिक टेस्ट, एक फुल लेंथ टेस्ट। साप्ताहिक टेस्ट में जो पूरे सप्ताह में पढ़ाए हैं वो, और फुल लेंथ टेस्ट में मेरा जो मन होगा हम वो 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा परीक्षा के अकॉर्डिंग इसी वीक से जो है प्रारंभ हो रहा है। और रविवार को ये टेस्ट आयोजित होगा। शनिवार को हम बता देंगे कि ये टेस्ट कब होगा, समय हम आपको शनिवार को बता देंगे। हमको लगता है आपके बैच का जो टाइम है इसी टाइम में लगभग टेस्ट होगा, आपके बैच के टाइम में ही टेस्ट होगा, समझ गए। ऐसे हम आपको कल बता देंगे, कल हम आपको बता, कल भी तो मेरा ही क्लास है ना आपके बैच में। हाँ, तो साप्ताहिक टेस्ट, सप्ताह में जितना पढ़ाए हैं वो, और एक बिहार दरोगा परीक्षा के अकॉर्डिंग टेस्ट। हर परीक्षा आपको बिहार दरोगा का टेस्ट देना है, हर परीक्षा बिहार, हर सप्ताह बिहार दरोगा का एग्जाम देना है। आपको ऐसे तैयारी करना है कि अगले सप्ताह मेरा बिहार दरोगा का परीक्षा है, उस टेस्ट को इस भावना से आप लेंगे। और ऑनलाइन वाले लोग, आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, आंसर दे देंगे, आप अपना बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आता है क्या नहीं आता है। और ऑफलाइन वालों का टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा करके जो है रिजल्ट उजल्ट सब चीज दे देंगे, कौन टॉप किए हैं, किसका क्या स्थान रहा है। इस वीक से ही ये चीज आपके बैच में लागू हो जाएगा, ठीक है। और ये टेस्ट सिर्फ बैच के बच्चा के लिए है। और जो भी लोग एडमिशन लिए हैं, जो फुल पेमेंट था वो करके एडमिशन लिए हैं, उन सभी लोगों के लिए टेस्ट ये निःशुल्क है, समझ गए। यानी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इस टेस्ट को लेकर के, समझ गए, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस इसी सब चीज को सोच करके जो है ना फिर थोड़ा बढ़ा करके रखे थे। और इसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट हम आपका ऑर्गेनाइज करवाएंगे फुल लेंथ। तो टेस्ट में पैसा ना खर्चा होता है, कहीं भी टेस्ट देने के लिए जाइएगा डिस्कशन के साथ 20 रुपया से कम थोड़ी लेता है जी, ठीक है। लगभग 10 रुपया के आसपास तो टेस्ट पे पैसा खर्चा हो जाता है। टाइपिंग होता है क्वेश्चन, फिर जो है फोटो स्टेट होता है, OMR लगता है, स्टाफ लगता है, कुल मिलाकर के एक टेस्ट पर 10 रुपया खर्चा होता है, समझे। तो चलिए ठीक है, हमको निकलने दीजिएगा, तब आप लोग आराम से निकल जाइएगा। और हाँ सुनिए, होमवर्क आगे बढ़ाते हैं, दीजिए। प्राचीन इतिहास चला रहे थे, इतिहास होमवर्क सुनिए, सब लोग होमवर्क सुन लीजिए। आज से शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, 204 से 210। इसमें टोटल क्वेश्चन है बस 35 गो है, 35 गो है, 35 गो है। हाँ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश ये भी कर लीजिएगा, समझ गए। तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ गुलाम वंश कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपको भारत पर मुस्लिम आक्रमण, टोटल 50 से 60 क्वेश्चन हुआ। कल भी मेरा ही क्लास है, कम ही दिए हैं क्योंकि कल ही पूछेंगे हम आपसे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद सभी लोगों का। निकलने दीजिए हमको, तब आप लोग आराम से निकल जाइएगा।